मित्रों नमस्कार। मैं सुनील मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बातों बातों में कार्यक्रम के अंतर्गत। आज रविवार है और आज हमारा 106वां भाग प्रसारित होने जा रहा है। आप सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि 100 भाग के उपरांत हमने जो एक निरंतरता इसकी बनानी चाहिए है, उसमें हम हफ्ते में लगभग 4 दिन उपस्थित रहा करेंगे। अब जैसे आज की प्रस्तुति होने के बाद अगली प्रस्तुति जो है बातचीत की वो 12 तारीख को रहेगी, 12 अगस्त को। इस बीच में अगर कोई शेड्यूल होगा तो ज़रूर आपको बता दिया जाएगा, अगर अकस्मात कोई हमको ऐसी स्वीकृति मिलती है। अन्यथा अगली जो शेड्यूलिंग है वो 12 और 15 अगस्त की है। मैं इस बीच आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सबको पता ही है कि आज हमारे बीच बहुत प्रतिभाशाली युवा कलाकार बहनें सुचिस्मिता और देवप्रिया, जो कि पंडित हरिप्रसाद जी की शिष्या हैं, गुणी बांसुरी वादिका हैं, वे आज पधारेंगी। वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। दोनों ही बहनें अपने आप में बहुत निपुण कलाकार हैं और उनकी अपनी विशेषता यह है कि उन्हें वो एक तरह से बांसुरी का पर्याय है, ऐसा कह लें। उनकी सारी प्रतिभा, उनका सारा व्यक्तित्व उनके वादन में झलकता है। आदरणीय राजीव भैया जी आए हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं विनोद गुजर जी, कृष्ण गोपाल जी, देवप्रिया आ चुकी हैं। मैं हालांकि हमारा उनका जो कनेक्ट होना है वो 7:05 पर है और मैं आरंभिक परिचय करके मैं उनको जोड़ लेता हूँ। अनघा जी आपको भी नमस्कार। और कुछ नामों में भ्रम है, वो स्पष्ट नहीं हो रहे, मुझसे उच्चारण भी नहीं होंगे, तो वहाँ मैं मजबूर हूँ। बाकी मैं नाम लेता हूँ। कृष्ण गोपाल जी आपको नमस्कार। पीता गडकरी जी आपको नमस्कार। देवप्रिया जी ने जुड़ने के लिए अपनी उपस्थिति भेज दी, मैं जोड़ता हूँ और हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं कि 7:05 तक मैं उनको ठहराए रखूँ। नमस्ते जी। आप मेरे को सुन पा रहे हो? जी। आपकी आवाज़ भी हमको आ रही है ठीक ठाक। और इस कार्यक्रम में आप दोनों बहनों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और यह बताना चाहेंगे कि इस कोरोना समय में हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था और मई से हमने इसकी शुरुआत की थी। लगभग 100 के पार हम लोग हो चुके हैं और शुरू से लगातार हमारे मन में ये रहा कि किसी दिन आप भी इस कार्यक्रम की अतिथि रहें। और ये हम नहीं जानते थे कि अभी दोनों बहनें अब बॉम्बे में ही रहती हैं। आगे मुझे वही पता था कि एक मस्कट में है, एक पूना में है। तो जो आपने बताया कि हम दोनों बम्बई में ही हैं, तो ये बहुत सोने में सुहागा की तरह हो गया कि आप दोनों से हम बात कर पा रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। कैसा समय है मुंबई में? जो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं जिस तरह से खूब बारिश हो रही है, आपके यहाँ, आप जहाँ रहते हो वहाँ कैसा वातावरण है? मैं जहाँ रहती हूँ वो थोड़ा पहाड़ों पे है, तो वहाँ पे कहीं कभी भी पानी जमने का इशू नहीं आता था। लेकिन इस बारिश में मैंने ये पहली बार देखा कि काफी पानी जम गया था, तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये मैं पहली बार देख रही हूँ कि हमारे एरिया में इतना पानी कैसे जमा है। बाकी तो वीडियोस दिख ही रहे हैं, सबने देखा हुआ है वीडियोस, तो वाकई में बहुत 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 ज्यादा बारिश है। बस आज अच्छा, आज कल और आज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा था। इस पूरे वातावरण में जो 3 महीने से हमारे देश में चल रहा है, दुनिया में भी, इसने कोई प्रभाव डाला है आपके ऊपर? बहुत ही प्रभाव डाला है, मतलब बहुत कुछ बदल गया है। स्पेशली हमारे म्यूजिक फील्ड को तो काफी असर हुआ है।
और आजकल हाँ। जो ये फोन के सामने बैठ के बजाना या लैपटॉप के सामने बैठ के बजाना, बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब बिल्कुल आदत नहीं है, और ये एक नया चीज जो हम लोग को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। बट वी आर जस्ट होपिंग कि जल्दी से जल्दी हम लोग नॉर्मल सी में वापस जाएं। बट एज ऑफ नाउ तो काफी तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि ये सिचुएशन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला ना, आत्मनिर्भर बनना है तो वो कहीं तक हो रहा है, क्योंकि हम लोग आज देख रही हूँ मैं इसके साथ, जैसे मैं आज आई हूँ इसके पास, तो देख रही हूँ कि टेक्निकली बहुत कुछ इन्होंने खरीदा है, ट्राई कर रही है, साउंड, लाइट्स, माइक्रोफोन, मिक्सर, ये सब चीजें कहाँ हम तो पहले स्टूडियो जाते थे, रिकॉर्ड करते थे या स्टेज पे बैठते थे, माइक्रोफोन सेट कर लिया, बजा लिया। अब हम सिर्फ म्यूजिशियन ही रह गए हैं, अभी हम टेक्नीशियन भी बन रहे हैं, हम फोटो शूट भी कर रहे हैं, साउंड शूट कर रहे हैं, स्टेज डेकोरेटर, सब कुछ। हाँ, सेट डिजाइनिंग भी चल रही है सब चल रहा है। तो वाकई में और काफी चीजों से साथ साथ ये भी है कि इन सबके साथ साथ भी जो जैसे ये सब लॉकडाउन शुरू हुआ, वैसे ही बहुत सारे ऐसे रास्ते निकल आए कि जिसमें सबकी पहुंच एक दूसरे तक हो जाएगी। तो ये पहले जैसे हम ही आपसे बात कर रहे हैं, तो ये सब पहले हमको अनुमान नहीं था कि ऐसा कोई तरीका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस समय जैसे अब ये तो है, अभी आपके लगातार जो कार्यक्रम में बहुत लगभग इस समय एट ए टाइम 25 आगमन हुआ है, आपकी ओर से भी हमारी ओर से। राजीव वर्मा जी बहुत अच्छे अभिनेता है, सिनेमा और टेलीविजन के। मैंने प्यार किया के समय से वो एक्टिव है, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। वो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और सलमान खान के फादर का रोल उन्होंने किया था। बहुत बहुत अच्छे अच्छे धारावाहिकों में भी उन्होंने काम किया। तो वो उनको भी हम इस कार्यक्रम में, उनकी भी कृपा हुई, उनसे हमने बातचीत किया, तो वो लगभग दुआ दे रहे हैं कि आपके भी इस समय फॉलोअर और इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले लोग बड़े होंगे। तो उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो जो कलाकार पक्ष है, जिनकी उदारता से ये कार्यक्रम लगातार हम चला पाए, और उनके पसंद करने और प्रोत्साहित करने से ही इस पर सफलता मिल पाई है। नहीं तो स्वयं मुझे ये कल्पना नहीं थी कि मैं 100 से अधिक कलाकारों से बात कर पाऊंगा। लेकिन ये रहा कि आप सब गुणी कलाकार जो इस कार्यक्रम में आए, उन सबका अपना जीवन सृजन, उनकी एक पूरी जर्नी, सबके बारे में जानने का हमको भी मौका मिला। हमारे साथ साथ दोनों ही पक्षों के जो मित्र लोग थे, उन सब ने पहली बार इस तरह से जाना होगा, और ये फिर धरोहर के रूप में यूट्यूब चैनल में रह जाएगा, तो कोई भी कभी भी इसको देखा करेगा। लेकिन ये तो है कि हर कलाकार की अपनी उपलब्धियां, अपना संघर्ष, अपनी सर्जना, और सबसे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। ये जिसका सूत्र वाक्य रहा। तो अच्छा, इस सब के साथ साथ फिर कुछ घर में कुछ नए प्रयोग भी किए होंगे? नए प्रयोग आप लोगों ने अपने घर में रहते हुए? जी, कुछ समय तो आनंद में कटा होगा कि चलो छुट्टी है, अवकाश है, बहुत सारा जगहों पे जाना आना पड़ता था। जी, हम सब लोगों ने बहुत पॉजिटिवली लिया, क्योंकि हमको ये देखना है कि देखिए हर एक सिचुएशन में उसमें से पॉजिटिव चीज को देखना पड़ता है, तभी हम खुश रहते हैं। और ये जो हम लोग उस लॉकडाउन के पहले तक बहुत भागम दौड़ी चल रही थी, बहुत ज्यादा। फरवरी महीना, मार्च भी 9th 10th तक भी हम लोग अमृतसर में थे, फिर वहां से वापस आए। लेकिन जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बहुत अच्छा टाइम है, हमको प्रैक्टिस का बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, बहुत अच्छा रियाज का टाइम मिलेगा। हम इस टाइम को बहुत अच्छे से रियाज करेंगे, जो हम मतलब ऐसे नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ों को हम पूरा करेंगे। तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी कुछ एक करने की, कि मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं ये इसको कैसे मैं शुरू करूं। वो था कि मेरे पिताजी जो हैं, वो एक बहुत बड़े गायक हैं, कंपोज़र हैं, लिखा है उन्होंने, बहुत बंदिशें उन्होंने लिखी हैं, और उनके करीब 1000 के ऊपर उन्होंने बंदिशें लिखी हैं, और उनको अभी राष्ट्रीय पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया।
तो उनका मेरा बहुत मन था। उनका नाम भी लीजिएगा साथ में। उनका नाम है पंडित रॉबिन चैटर्जी, और वो जी सुरसेन नाम से लिखते हैं, उनका पेन नेम जी सुरसेन है। तो जी जी मेरा बहुत ये मन था कि चूंकि हम दोनों ने वोकल परस्यू नहीं किया है, हम फ्लूट बजाते हैं, तो हाँ पापा की वो जो रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखी हैं, उनके बहुत सुंदर शब्द हैं, कंपोजिशन है। तो मुझे हमेशा ऐसा एहसास होता था कुछ पिछले 4 साल से कि अगर हम लोग, ये समझिए मेरे घर का धरोहर है, मेरे घर की बिल्कुल। चीज है ये, मैं उस घर में बढ़ी पड़ी हूँ, और अगर इसको मैंने नहीं संजोया, अगर मैंने इसको ठीक से सेफली नहीं रखा या दूसरों के साथ शेयर नहीं किया, तो ये एक हाँ बहुत हाँ बड़ी ट्रेजर जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चीज कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो मेरे हाँ हाँ पिताजी ने कुछ 4-5 किताबें लिखी हैं, उसमें ये सारे कंपोजिशंस हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आर्ट है म्यूजिक। जब तक हम सुनते नहीं हैं, हम किताब से तो म्यूजिक नहीं सीख सकते हैं, हमको सुनना पड़ता है। तो आज हमको कोई भी एक कंपोजिशन की किताब देता है तो हम देखेंगे 2-4 बार फिर रख देंगे, लेकिन अगर वो हमको कोई गा के सुना दे तो हम फट से वो कंपोजिशन लिखा हुआ जो है वो समझ जाएंगे, प्लस गाना है हमारे पास ऑडियो। तो मेरा बिल्कुल। बहुत मन था कि इसको मैं किसी तरह मैं प्रचार करूं, लेकिन हाँ हाँ मैं बहुत बुरी तरह से अटक रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। और चूंकि मैंने वोकल परस्यू नहीं किया है, मैं गाना मैंने उस तरह से मैंने रियाज नहीं किया है, तो मेरे से ये भी नहीं हो रहा था कि मैं पापा को बोलूं कि मैं खुद ही शुरू करती हूँ, ये भी नहीं हो रहा था। फाइनली ये हम्म। लॉकडाउन जब हुआ, मेरे में पता नहीं क्यों हिम्मत आई, मैंने कहा कि छोड़ो, अब घर पे सब लोग लॉकडाउन में हैं, और जैसे भी है घर पे एक घर का मोबाइल पे शूट करके मैं थोड़ा बहुत जितना गा सकती हूँ उतना गा के शुरू कर देती हूँ। बस मैं इतना गा देती हूँ कि लोगों को सुर समझ में आ जाए, उतना गा दूंगी कि कंपोजिशन हाँ समझ में आ जाए। तो मैंने और पापा ने बैठ के बस ये सब, मैंने एक बंदिश हब करके एक अपना चीज लॉन्च किया है, बंदिश हब है उसका नाम, जिसमें पिताजी की रचनाएं पापा खुद गाते हैं, मैं उनके साथ गाती हूँ, और कुछ कलाकारों से मैं उन चीजों को बजवाती हूँ, या उसका स्कोप दिखाने के लिए कि भाई ये वोकल में भी पॉसिबल है, सरोद में भी हम्म पॉसिबल है। हाल अभी कुछ ही दिनों पहले चंद्रिमा जी ने, उन्होंने, वो भी आपके शो में आ चुकी है, उनसे मैंने आ वो चुकी है। अनुरोध किया जी कि चंद्रिमा जी आप प्लीज बजाइए एक कंपोजिशन। बहुत अच्छा बजाया उन्होंने, फिर देवा स्मिता को बोला सरोद पे, उन्होंने भी बहुत अच्छा हाँ बजाया। तो मेरी एक ये इच्छा थी जो मैंने पूरी की। इनकी एक इच्छा थी कि ये कलाकारों से मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। आप बोलो। हाँ, बेसिकली हम्म मैं मेरी ये सोच थी कि मतलब आज की तारीख में बांसुरी जिस लेवल पे बज रही है हमारे देश में, मतलब हम्म इतने लोग इस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं और इतना अच्छा बजा रहे हैं कि बोलना मुश्किल है कि कौन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सभी इतने अच्छे हैं, सभी इतने अच्छे हैं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं इन सब से थोड़ी बातचीत करूं, कुछ सीखूं, कुछ और समझूं इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो मैंने भी लॉकडाउन की शुरुआत में ही मैंने भी एक टॉक शो किया था, इन कॉन्वर्सेशन विद देवप्रिया। तो उसमें मैंने मोस्टली सभी कलाकारों को कवर किया, ओनली द फ्लॉटिस्ट। तो वो एक हम्म किया, तो विच वाज आल्सो वेरी वेरी वेल टेकन, लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। अच्छा, तो दैट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा। और उसमें गुरुजी हम्म ने भी अपना आशीर्वाद दिया, गुरुजी से ही शुरुआत हुई थी, और लास्ट वाला एपिसोड भी उनके साथ किया था, तो दैट वाज वेरी नाइस थिंग। और 4 महीने से तो हम हम्म लोग भी नहीं मिले थे, अभी तो 4 महीने बाद हम्म। हम लोग मिल रहे हैं, तो हम लोग अलग अलग अच्छा ही अच्छा। कर रहे थे। हाँ, तो इवन बंदिश हब में भी दीदी और पापा वहां से बंदिश मुझे भेजते थे, मैं यहाँ पे अपना रिकॉर्ड करती थी, फिर उसको कंपाइल करके फेसबुक पे डालते थे या इंस्टाग्राम पे डालते थे, जो भी है। पर अभी जब हम लोग मिले हैं, देखते हैं अब साथ में वापस क्या क्या कर सकते हैं। तो आपका शो पहला शो है हम लोग का साथ में। जी, एक साथ आप आए हो। चंद्रिमा जी भी इस कार्यक्रम में है, उन्होंने कुछ लिखा है आपके लिए। जो नाइस। आपने उनको एक काम कहा था, उनको करके बहुत अच्छा लगा है, ऐसा वो हाँ, बता रही हैं। तो अब आप अभी रहने वाली हैं फिर साथ में कुछ दिन ना, दोनों? नहीं, मैं थोड़े, मैं 1-2 काम और है वो काम करके अपने घर चली जाऊंगी। ये
ये एक अच्छा हुआ कि थोड़ा सा नेटवर्क कुछ दुविधा कर रहा है छोटी मोटी। चंद्रमा जी कह रही हैं कि इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि बहुत अच्छी एंकरिंग किया था देवप्रिया जी ने। हाँ, काफी लोगों ने, नहीं, थैंक गॉड पीपल अप्रिशिएटेड एंड इट वाज सो वेल रिसीव्ड। और सच में वाकई में हम लोगों को इतना कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आज की तारीख में जितने बड़े बड़े फ्लॉटिस्ट हैं उनकी अपनी भी कुछ रिसर्च है। फ्लूट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रिसर्च है, उनका प्रैक्टिस का तरीका है, उनका खुद का रियाज का तरीका है, उन्होंने जिन लोगों से सीखा है, उनके गुरुजनों से सीखा है, तो वो एक अलग टाइप की टीचिंग, एक दूसरे घर का सीखना, वो सब। और सभी आर्टिस्ट ने इतने अच्छे से खुले दिल से शेयर किया हम लोगों के साथ। तो मैं हर एक एपिसोड, तो मैं तो अपने घर से देखती थी, ये यहाँ से करती थी, तो हर एक एपिसोड के बाद इतना मेरे को फील होता है, बस रियाज करना है, इन लोगों से सीखना है, वो वीडियो वापस देखना है, उन्होंने क्या बजाया, किस एपिसोड्स ने। और सिर्फ मुझे नहीं, आई एम श्योर काफी लोगों ने, आपकी वजह से हम लोगों को कितना कुछ जानकारी मिली। इनके क्या चैलेंजेस थे। इंटरेक्शन असल में बहुत जरूरी है कलाकारों के बीच में, आपसी बातचीत, जो कि शायद 10 20 साल से नहीं हो पाती होगी। सभी लोग अपने अपने काम में हैं, सबकी अपनी व्यस्तता खूब है, तो आपस में संवाद जो है वो एक बहुत जरूरी होता है। कि दरअसल जो वही, जैसे आपकी इच्छा हुई कि सारे बांसुरी वादकों से या अनेक बांसुरी वादक से बात करूं, उनका अपना क्या एक पूरा तरीका है, क्या उनकी शैली है, किस तरह से वो एक संवेदना अपने वाद्य के साथ बरतते हैं, कैसे उसको बजाते हैं, कैसे श्रोताओं से उनका रिश्ता है, ये सारी चीजें जो है बहुत सारे आयाम हैं। ये तो निश्चित रूप से है कि भारतीय संस्कृति की अपनी खूबी है कि बहुत सारी कला विधाएं व्यवहार में है, प्रचलन में है, और सभी ने अपनी अपनी वजहों से और उसको निभाने वाले गुणी कलाकारों की वजह से एक आयाम पाया है। बावजूद इसके कि एक बड़ा एक्सीलेंस, मतलब मैं कई बार ये सोचता हूँ कि एक्सीलेंस का जो बहुत शीर्ष है वो कहीं ना कहीं 80 की उम्र के आसपास जो कलाकार हैं, उसके बाद फिर सीधे पीछे बड़ा गैप है जी। यहाँ फिर पीछे एक लंबा स्पेस है, 40-50 साल की उम्र से लेके 70 तक। उस तरह से वो नाम नहीं है हमारे देश में, जो हम जिस तरह से मान लीजिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की प्रशंसा करते हैं या उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, या इधर हम देखें तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं नृत्य में, शिव कुमार जी हैं, एक पूरी एक श्रेणी है, और पीछे फिर स्पेस है। तो एक कहीं ना कहीं इस सब के पीछे जो कलाकारों के बीच में आपसी जो मिलना जुलना, मेल जोल और एक सद्भाव रहा करता था, वो कहीं प्रभावित होता है, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या सोचना है? समझिए, वो बीच में बफरिंग हो रहा था। बेटा वाईफाई तो ऑफ करो जी, लैपटॉप तो डिस्कनेक्ट। नेटवर्क कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, और वो आ जाएगा वापस से समान पे। हेलो। हाँ 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 जी, सॉरी। हाँ जी, अब ठीक है। मैं वो उस स्पेस की बात कर रहा था जो बीच में एक बड़ा स्पेस छूटा हुआ है। पीछे फिर यहाँ 50-60 साल 65 साल की उम्र में वो लेवल अभी नहीं है जो हमारे ये जो महान गुरुजनों का अलग अलग फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं। जैसे आई थिंक ऐसा है कि जैसे कि समय बदला है, हम लोग को ऐसा नहीं लगता कि आजकल के आर्टिस्ट में वो पोटेंशियल नहीं है, या कि वो कैलिबर नहीं है, या कि वो टैलेंट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट
जैसे कि बोलते हैं कि मतलब चेंज इज इनएविटेबल, मतलब तो हम ये अपेक्षा क्यों रखें कि उनका जो जमाना था वो अलग था, आज का जमाना अलग है, वो भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है। तो आई थिंक आई फील लाइक दैट म्यूजिकली ये बहुत अच्छा है। हाँ म्यूजिकली ये दौर भी बहुत अच्छा है। जैसे कि हमने बोला कि मतलब आज की तारीख में आप बांसुरी ले लीजिए या सरोद ले लीजिए या तबला ले लीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, उसका किस लेवल पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा ये हमारा ऐसा सोचना होता है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी के साथ हमें कोई नाम ऊपर मिलता है आकर। मैं कई बार ये विचार करता हूँ कि इसे गायन के क्षेत्र में मानूं, तो अगर मेरा ध्यान छन्नूलाल मिश्र जी की तरफ जाता है तो फिर और पीछे आना चाहता हूँ तो फिर मुझे राजन साजन मिश्र दिखते हैं, फिर और पीछे फिर एक लंबा स्पेस है। लेकिन बिरजू महाराज जी ने या शिव कुमार शर्मा जी ने या हरिप्रसाद जी ने ही ये सारी जो एक कीर्ति है वो लगभग 50-55-60 साल की उम्र से देख ली है, उसको जिया है और आज तक जी रहे। तो ये जो ये चमक है और ये जो हीरे की जो चमक है ये इधर अभी पीछे गैप ले रही है। ऐसा होगा मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट है, बहुत टैलेंटेड है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप अगर पंडित जी उन लोगों का नाम लेंगे तो उस समय दे आर द लेजेंड्स। हम उनको लेजेंड्स क्यों बोलते हैं? दे आर द पाथ फाइंडर्स। मतलब उन्होंने ऐसी चीज़ें उन्होंने हम लोगों को दी हैं जिससे हम लोग, कितने लोग अभी भी सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे। तो इसलिए वो लोग अपने जगह बहुत बहुत, मतलब इसीलिए वो लोग पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को, उन्होंने जितना मेहनत किया है, जितना उन्होंने उन लोगों ने सीखा है, खुद जो उनकी रिसर्च है, और उन लोगों ने इस सीमा पे रिसर्च की है जिसका कि कोई बहुत ज्यादा वाइड है। तो हम लोग उन चीजों से सीख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग बीच में आवाज रह गई आपकी नेटवर्क के कारण। हाँ जी। तो बहुत फास्ट है, बहुत तेज है, बहुत जल्दी कोई चीज को ग्रास्प कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन इस जनरेशन में एक जो मुझे ये लगता है कि जो एक कमी है कि हमको हर चीज बहुत तेज हमको चाहिए। मतलब हमको बहुत जल्दी फेम चाहिए, हमको बहुत सब कुछ हमको फास्ट फूड के फॉर्म पे चाहिए। जैसे फास्ट फूड हो गया है वैसा ही फास्ट म्यूजिक हो गया है, वैसा ही हम लोगों को सब कुछ ऐसे कैप्सूल में चाहिए। अब मैंने सुना है अपने पिताजी से कि जब वो लोग कॉन्फ्रेंस सुनते थे, रात रात भर रोशन कुमारी जी को डांस करते हुए देखते थे, या शांति प्रसाद जी का उनका वादन देखते थे, इन दोनों का जब देखते थे 5-6 घंटा, 5-6 घंटा नॉन स्टॉप, पूरी पूरी रात संगीत समिति इलाहाबाद में ये सब कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने देखा। आज 5 घंटा कौन आर्टिस्ट बजाएगा, या 5 घंटा ऑडियंस भी कहाँ एक आर्टिस्ट को सुनेगी। आज का जो एक ये हो गया है, ये 1-1.25 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1-1.25 घंटा या 1.5 घंटा। आज एक आर्टिस्ट 2-2.5 घंटा या 3 घंटा बजाए तो बहुत बड़ा न्यूज हो जाता है कि उन्होंने 3 घंटा बजाया। लेकिन 3 घंटे का, क्योंकि आजकल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा हैं, आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा हैं। एक ऑर्गेनाइजर जब बुक करते हैं वो एक आर्टिस्ट को बुक नहीं करते हैं, वो 3-4 आर्टिस्ट को बुक करते हैं। एक इवनिंग में 3-4 आर्टिस्ट होते हैं। शायद कुछ ऐसा भी है कि पहले उस टाइप की सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं थे जो आज हम लोग फेस करते हैं, इसलिए होल नाइट कॉन्सर्ट चलता था। थिंग्स वे मोर सिंपलर, बहुत इजीली। आजकल पूरा हॉल भाड़ा करना, उतना हॉल को देना, उतना एक टाइम वो होता है कि भाई आपको 10 ओ क्लॉक बंद करना है या 11 ओ क्लॉक बंद करना है, तो अब फुल नाइट कॉन्सर्ट्स हो ही नहीं पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग अर्ली मॉर्निंग के राग सुन नहीं पाते हैं, जब तक वो किसी पार्क में नहीं हो रहा है, आउट उसमें नहीं हो रहा है। तो हम कहाँ आजकल हम ज्यादा भैरवी या ललित
या इस तरह के कॉन्सर्ट्स नहीं सुन पाते हैं जब तक। बहुत कम गिने चुने फेस्टिवल्स हैं जो लोग फुल नाइट करते हैं, जो कि हम रात से लेके शाम के रात से लेके आधी रात तक के सुबह के भैरवी तक और ललित तक पहुंच पाते हैं। तो बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन हाँ कुछ चीजें उस जमाने में थी जो अभी पॉसिबल नहीं है, और फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस पॉसिबल नहीं है। शायद वो सिक्योरिटी रीजंस हो, चाहे वो फाइनेंशियल रीजंस हो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, बहुत साइड की कंस्ट्रेंट्स है। पहले इतने कंस्ट्रेंट्स भी नहीं थे, बड़ा मैदान होता था, वहाँ पे इतने परमिशंस नहीं लेने पड़ते थे, बस लगा दिया, वहाँ पे ऑडियंस आ जाती थी, बैठती थी। आजकल हॉल है, टिकट्स है, बहुत कुछ इश्यूज हैं। तो ठीक है, वो अपने हिसाब से ठीक था। उन्होंने जो हम लोगों को दिया है, हम लोग सीखते रहेंगे, जिंदगी भर सीखते रहेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आज अगर पंडित रविशंकर जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं कि वो हमारे बीच में हमेशा रहेंगे, भले वो फिजिकली नहीं है, बट he will live through us, through his music, through generations, not only with us, but our kids would learn from him, और सब लोग उनसे सीखते रहेंगे। तो वो आज फिजिकल उसमें नहीं है हमारे बीच में, बट बहुत ज्यादा हमारे बीच में है, क्योंकि आज भी सब लोग जी को, विलायत खां जी को, ये सब लेजेंड्स इसलिए हैं कि भी उनको हम लोग अभी भी उनसे सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे, और वही चीज हम लोग बजा रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से टैलेंट बहुत है, मेहनत लोग कर रहे हैं, बस थोड़ा सा इशू है कि सबको बहुत जल्दी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, उनको बस चाहिए कि हमसे भी सीखेंगे, यूट्यूब भी देखेंगे, खुद से भी बहुत कुछ करेंगे। बॉलीवुड का ग्लैमर भी चाहिए, क्लासिकल भी चाहिए, ग्लैमर चाहिए, स्टेज पे नाचना भी है, कूदना भी है, दिखाना भी है। एक सवाल यहाँ पर किया गया है कि आप दोनों साथ में बजाते हैं हमेशा लंबे समय से, तो इसमें आपके क्या तजुर्बे रहे हैं, और क्या कई बार आपस में कुछ संघर्ष या तर्क वितर्क भी होते हैं, या सब कुछ अनुकूल रहता है? नहीं, मतलब टच वुड हम लोग में संघर्ष नहीं होता। नहीं, वैसे फाइटिंग नहीं होती है, पर हाँ डिस्कशन जरूर होता है। कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे मैं कभी कभी प्रेफर करती हूँ कि सेफ रहें, जो बजाया हुआ राग है उसको अच्छे से बजाएं। कभी कभी ये बोलेगी नहीं तो फिर नया वाला कब ट्राई करना है, वो भी तो बजाना है कभी। तो मैंने कहा हाँ, तो ये स्टेज पे नहीं बजाना है, कहीं और बजाना है। ऐसे टाइप की होती है चीजें। लेकिन एक दूसरे को हम लोग वैसे, हम लोग एक दूसरे को, हमारे में कभी भी ये एटीट्यूड नहीं रहता है हमारे बीच में कि एक दूसरे को दबाना है या एक दूसरे से बेटर बजा के दिखाना है या स्टेज पे बैठ के अपने आप को प्रूव करना है। वो एटीट्यूड नहीं रहता है। हालांकि ये जरूर रहता है कि इंस्पिरेशन रहता है। इफ शी प्लेज समथिंग वेरी नाइस, आई फील इंस्पायर्ड टू वर्क बेटर। तो वैसे भी क्या होता है कि हर एक कलाकार का भी एक म्यूजिक इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर। हमारा जो एक नेचर होता है, हमारा जो एक नेचुरल जो हमारा वो होता है, तो वो तरह से रिफ्लेक्ट है। अब किसी का नेचर चंचल है, चंचल प्रकृति का नेचर है, तो वो भी खूबसूरत है। किसी का नेचर अगर थोड़ा धीर है, शांत है, तो वो भी म्यूजिक में दिखता है। अब कुछ है जैसे कि इसका नेचर सब बोलते हैं कि चुलबुला है, ज्यादा ये है, तो इसके म्यूजिक में भी शायद वो दिखता है, बहुत पुट 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 फास्ट 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 बहुत बजाती है। मैं कभी कभी शायद आलाप में बहुत लंबा डूब जाती हूँ, तो फिर मेरे को बोलती तुम आलाप ही तुम्हारा 20 मिनट का चला जाता है, बाकी कब बजाएंगे 45 मिनट्स की कॉन्सर्ट। तो मैंने कहा नहीं, आलाप अच्छा होता है, आलाप में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आलाप में करना है, अच्छे से करना है, आलाप उसको शॉर्टकट नहीं करना है। तो इस टाइप की चीजें होती है। लेकिन कभी अगर किसी ने इसको कहा कि वाह आपने बहुत अच्छा बजाया और आप तो मतलब जो बजा रही हैं पंडित जी उसमें दिखते हैं, और सपोज उसको अप्रिशिएट किया और मुझे नहीं किया, तो मुझे ये बुरा नहीं लगता है। मेरे को कभी इस चीज का वो नहीं लगता है, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर हम कोई भी काम, हम कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो म्यूजिक हो या वो चाहे कोई हलवाई हो या चाहे कुछ भी हो, कैसी भी प्रोफेशन हो, लेकिन वहां पे अगर दो जन मिलके काम कर रहे हैं तो वहां पे
उस चीज को हमको संभालना पड़ता है, दोनों जन को संभालना पड़ता है। ये नहीं है कि हम अकेले बहुत हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, और वो सोचे कि हम भी अकेले देवप्रिय हैं और आपकी जरूरत नहीं है। ये चीज ठीक नहीं है, फिर बिखर जाता है। तो मुझे ये लगता है कि हमेशा इस अपने ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए। यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन यू शुडंट गेट योर ईगो इन बिटवीन कि भाई किसी का ईगो हर्ट हो रहा है, अच्छा इसने इनको तारीफ कर दी तो मेरा ईगो, अब मैं सोचूं कि नहीं भाई अब तो हम अकेले कॉन्सर्ट बजाएंगे, हम आपके साथ नहीं बजाएंगे। टच वुड, बट ऐसा कुछ बिल्कुल है नहीं हम लोग के बीच में। और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड नॉट जस्ट बीइंग ऑन स्टेज, मतलब ऑफ स्टेज ऑल्सो। मतलब हम लोग के ट्रैवल हुए या हम लोग के होटल स्टेज हुए या हम लोग का कुछ भी हुआ, हम लोग भी टच वुड रियली हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। तो और वो चीज काफी लोग बोलते हैं कि वो हमारे परफॉर्मेंस में दिखता है कि हम लोग का पर्सनल केमिस्ट्री जो है वो हमारे बजाने में दिखता है, सो विच पीपल एंजॉय, सो विच इज नाइस। काफी लोग पूछते हैं कि आप लोग साथ में इतना प्रैक्टिस कैसे करते हैं, या साथ में आप लोग, क्योंकि आप लोग का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है। और हम लोग साथ में तो बैठना ही नहीं होता है, हमारा कहाँ साथ में बैठना होता है, साथ में सीखे हैं लेकिन साथ में प्रैक्टिस कहाँ होता है, जो कि शायद करना चाहिए कभी कभी, वो भी मेरे को लगता है साथ में करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अपने घर पे रहती है, हम अपने घर पे रहते हैं, तो नहीं हो पाता है साथ में। जब हम स्टेज पे आते हैं तो हम लोग एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, कम्पीट करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल से ये, तो पहले तो जब शहर इतना दूर दूर था, मतलब 2 देश थे, तब तो बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी आप लोग संयोग से जुड़ते थे जब भी कभी अवसर आता था कार्यक्रम का। तो ये बात बड़ी मायने रखती है। और मैंने ये भी देखा है, अभी भी जैसे मेरे साथ हमेशा एक भ्रम रहता है, मुझे नहीं पता कि मैंने आप में देवप्रिया कौन है, सुचिस्मिता कौन है, ये मुझे नहीं पता, और किनका किस नाम से मैंने नंबर सेव कर रखा है ये भी नहीं पता, लेकिन मैं उसे भ्रमित रहता हूँ, और भ्रमित रहना अच्छा भी लगता है। अभी भी जैसे नहीं जानता, ये सच बता रहा हूँ। तो लेकिन मैंने देखा कि आप जो हो ये छोटी है ना? मैं देवप्रिया, मैं छोटी हूँ। हाँ, अच्छा, आप देवप्रिया, मैं इनको समझता था हमेशा देवप्रिया, आज से सुधार लूंगा। देवप्रिया में इनको समझता था हमेशा। सॉरी, आप सुनाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ देवप्रिया में उनको समझता था, आपको सुचिस्मिता समझता था हमेशा, और नंबर भी शायद इसी वजह से सेव है, इसीलिए वो है। पर ठीक है, ये भ्रम भी सुंदर है, अच्छा बना रहना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा कि केयरिंग बहुत है आप लोग आपस में, ये एक बड़ी बात है। सबसे बड़ा जो है, आपस में अगर अपना तो प्रेम बना हुआ है बहन होने के बाद भी, और वो लगातार उसकी अपनी एक फिक्र वाला, जैसे मुझे उज्जैन में याद है, आपकी तबीयत खराब हो गई थी तो ये बड़ी वाली को बहुत चिंता हो गई, तो वो उस समय मैंने फील किया था कि दरअसल ये बंधन किस तरह का है। इसीलिए वो बांसुरी भी बहुत सुंदर सुनाई देती है मिलकर जब होती है। मुझे ये लगता है कि सुनील जी, सबसे बड़ी चीज लाइफ में एक है कि अच्छा इंसान बनना, उसके बाद म्यूजिक आता है। वो ऑटोमेटिकली म्यूजिक, गुरुजी भी बोलते हैं कि म्यूजिक किसी का कम ज्यादा हो सकता है, कोई ज्यादा अच्छा हो, कभी कभी किसी का ज्यादा अच्छा हो, कोई कम अच्छा हो। एज आर्टिस्ट हम सब लोग कुछ पिछले जन्म से लेके आते हैं, कुछ अपने इस जन्म का हमारा मेहनत होता है, हमारी साधना होती है। कोई, हम लोग बोलते हैं कि सब लोग एक लेवल पे शुरू नहीं करते हैं। हम जो बोलते हैं कि भाई चाइल्ड प्रोडिजी क्या है, मतलब वो ऑलरेडी कुछ तो लेके आया है, अदरवाइज वो इतना छोटा बच्चा इतने बड़े तबले पे हाथ कैसे रख रहा, उसने सीखा कब, और उसने साधना कब की और बजाया कब। तो इसको तो मानते हैं हम लोग कि वो भाई वो लेके आया है वो बंदा। हाँ। तो सब लाइफ में एक जगह से तो स्टार्टिंग नहीं है, कोई यहाँ से शुरू कर रहा है, कोई वहां से शुरू कर रहा है, कोई नीचे से स्टार्ट कर रहा है। तो ये तो देखिए सबका अलग अलग सफर है, एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी। तो इसलिए कोई भी दो म्यूजिशियन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा है, बुरा है, ज्यादा है, कम है।
मुझे लगता है कि हर एक म्यूजिशियन हैज समथिंग टू ऑफर. Music is also about a life. It's about a religion that we feel. We feel blessed to be. This is not only a profession to us. It is our life. It is a way of living. It is what we are. And I'm sure हर एक म्यूजिशियन के लिए म्यूजिक या उसके लिए बहुत बड़ी चीज. अब काफी लोग पूछते हैं कि आप लोग इतनी देर प्रैक्टिस ही करते रहते हो, कितना देर प्रैक्टिस करना है. मतलब हम लोग बोलते हैं हमको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन बाकी लोग सोचते हैं कि हमारा तो 9 to 5 जॉब होता है, ये 6 o'clock, उसके बाद हमारे पास टाइम होता है हॉलीडेज का. आप लोगों के पास कभी भी टाइम नहीं होता है. लेकिन हम लोग को तो ऐसा लगता है कि जितना भी टाइम हम लोग को मिले उतना हम लोग अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करके, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचिंग स्टूडेंट्स, शेयरिंग आवर म्यूजिक विद अदर्स, बहुत कुछ टाइम वो करने के बाद जो टाइम बचता है उसमें वी प्रेफर टू sit with our music and do music, whatever is related to music. तो music is our way of life and हर किसी आर्टिस्ट के लिए. तो मैं कभी भी किसी आर्टिस्ट को पर्सनली मैं जज नहीं करती हूँ. I always feel कि every musician is unique in his own way. Every musician is striving, is trying. हर एक म्यूजिशियन अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा है, उससे जितना हो सकता है. जो भी लाइफ में स्ट्रगल है, कॉम्प्रोमाइजेस है, सबकी लाइफ तो सेम नहीं होती है, लेकिन हर एक म्यूजिशियन कम से कम उन सब चीज़ों को सेपरेट करके कोशिश कर रहा है कि उस पाथ पे, उस रोड पे वो कैसे बेटर हो, अपने आप को कैसे बेटर. तो आई रेस्पेक्ट म्यूजिशियंस and that is the reason I feel on that path it is very important to be a better human being. कि हम किसी के साथ जेलसी ना करें. कोई हमसे अच्छा बजा रहे हैं, हम उससे इंस्पायर हो एंड नॉट गेट जेलस. कभी ये फीलिंग ना हो कि काश कि आज का उसका म्यूजिक खराब हो जाए, उसका माइक्रोफोन खराब हो जाए, उसका मतलब हाँ मतलब वेट करें कि भाई वो सम पे ना आए, कहाँ वो सम छूट सकता है. ये बहुत मीन एटीट्यूड है. अगर हम किसी का म्यूजिक एंजॉय करते हैं तो आंसू बहते हैं, यू फील इमोशनल, यू फील टच्ड एंड यू फील इंस्पायर्ड कि वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल. आई थिंक हम दोनों ही बहुत इजीली किसी भी दूसरे म्यूजिशियन को अप्रिशिएट करते हैं, और वो ऐसे करने के लिए नहीं, दिल से. हम लोग को सबका म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है. बिल्कुल. So and we just try to get inspired. ये तो रहता है कि अगर आपको खुद बड़ा होना है तो आप बड़े लोगों की चीजों को देखना, सुनना, समझना, पढ़ना, सबके लिए आपको अपने मन के दरवाजे खोल के रखना पड़ेंगे. अगर उसको आप बंद करके रखोगे और आपको लगेगा कि मुझे को सब कुछ आता है तो फिर बात बनेगी नहीं. और ये चीज हम राइटर लोग की ने तरह सीखी है. उन्होंने भी हमको हमेशा यही बोला. उनके मुंह से हमने आज तक किसी म्यूजिशियन के बारे में ये नहीं सुना है कि वो बुरा बजाते हैं या कि उनका बजाना या गाना अच्छा नहीं है. कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. हाँ. और बोलते हैं कि म्यूजिक कैन नॉट बी गुड और बैड बिकॉज म्यूजिक इज एन एक्सप्रेशन, इट्स एन इंडिविजुअल्स एक्सप्रेशन. तो हर एक इंसान वो म्यूजिक को अपने एंगल से देखते हैं और वो खूबसूरत है. तो वो तो खैर उनके पूरे व्यक्तित्व में संत भाव दिखाई देता है ना, तभी तो वो लोग इस जगह पे हैं. जी बिल्कुल. उन्होंने is one of the most humble person, one of the most positive, most simple, most humble and very loving. So definitely. भोपाल में अशोका होटल में हमारी एक उनसे लंबी बातचीत हुई थी. जब वो यहाँ भोपाल आए थे परफॉर्म करने, तो हमने कहा था कि आपसे हमको एक इंटरव्यू करना है. तो वो समय फिर उन्होंने वादन हो जाने के बाद दिया था रात को. तो बिल्कुल जिस भाव से उन्होंने बात की थी वो बहुत दार्शनिक भाव की बात थी. और मैंने जितना मुझे ज्ञान था वो पूछा और फिर बहुत भावनात्मक और बहुत सहज से कुछ बातें पूछी जिसके उन्होंने इतने अद्भुत उत्तर दिए कि मैं दंग रह गया. तो मुझे लगा कि ये सब सचमुच किसी एक अलग संसार से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं जिनमें इतना
इतनी सहजता, इतनी इतनी भावनाएं हैं। मैं चूंकि अभी अब आज तारीख जो हो रही है, 2-4 दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली है, और मुझे लगा कि मैं जरूर उस अवसर का जिक्र करना चाहूँगा और आपके द्वारा भी सुनना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग उस माहौल का हिस्सा बरसों बरस रहते रहे हो और रहोगे। जन्माष्टमी पर जो गुरु जी के यहाँ, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के यहाँ जो उत्सव होता है, मैंने पूछा था कि ये बातचीत 10-12 साल पहले की है या 6-7-8 साल पहले की है। मैंने कहा था कि सर आप रात भर बजाते रहते हैं बांसुरी, उसमें मैंने सुना है। तो उन्होंने कहा था कि देखो, बांसुरी जो ये मेरा वाद्य है, ये कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। और बोले जब हमारे देश में इतने सारे लोग बोले अपने मित्रों का जन्मदिन, अपने परिवार वालों का जन्मदिन हुड़दंग करके मचाते हैं रात भर, तो मैं भक्ति करके क्यों नहीं मना सकता। तो बोले कि मेरे तो इष्ट है वो, और बोले मुझे कभी भी लगातार उनके लिए वादन करते समय थकान हुई ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और आप जरूर कोई ऐसा अवसर आपको याद हो जो बहुत इस समय यहाँ शेयर करने लायक हो, तो जरूर बताइए, किसी एक जन्माष्टमी को याद करके। हम लोग जब मुंबई आए और जब हम लोगों ने हम लोग तभी गुरुजी के पास नए नए जाते थे और उनके काफी एडवांस स्टूडेंट्स हुआ करते थे और रात भर ये होता था। तो 12 बजे के पहले, थोड़ी देर पहले पूजा होता था, फिर 12:30 बजे से बजाना शुरू होता था। तो मैं आज से 20-25 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम ज्यादा मतलब वो पूरा रात के लिए, मतलब 12 बजे से लेके 6, 6:30, 7 बजे तक तो वो तब तक बाकी स्टूडेंट्स बजाते थे। राकेश भैया हैं, बाकी उनके और दूसरे स्टूडेंट्स। कभी भी नहीं है। हम लोग हमेशा कि नहीं बजाना, और हम लोग गुरुजी से बोलते थे, गुरुजी बोलते थे फ्लूट लेके आओ, हम लोग बोलते थे कि नहीं, तो गुरुजी फिर प्यार से बोलते थे ठीक है इस साल नहीं, अगले साल पक्का, ठीक है, हाँ ठीक है अगले साल, फिर अगले साल गुरुजी नहीं बजाना ऐसे करके, अच्छा ठीक है अगले साल पक्का, ऐसे करके 5 साल तो गुरुजी ने छोड़ दिया हम लोगों को। 5 साल के बाद शायद उन्होंने बोला थोड़ा बजाओ, अब थोड़ा बजाओ, थोड़ा बजाओ, जैसे कि मतलब बजाओ जैसे हमको रिक्वेस्ट कर रहे हो। वो कभी भी हमको किसी बात के लिए ऐसे फोर्स नहीं करते थे। हमेशा उन्होंने हमसे जो भी करवाया है बिल्कुल प्यार से, बहुत प्यार से, कि हम लोग को खुद को भी समझ में ना आए कि हम कब उनके साथ जुड़ जाते थे। तो वैसे होता था। बट हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन। और जन्माष्टमी एक ऐसा दिन होता है विच इज लाइक ओपन टू एवरीबडी। तो मतलब केवल गुरुजी के जो शिष्य लोग हैं वही नहीं, बल्कि बाहर से भी, दूर दूर से भी बहुत लोग जिसको आते हैं, जिनको बजाना है, सुनना है, बैठना है, जिनको भी आना है, बजाना है, इट्स ओपन टू ऑल। तो बहुत ही मतलब सुंदर वातावरण होता है, बहुत ही अच्छा। और बहुत लोग आते हैं कॉन्स्टेंटली, बात 24 घंटे म्यूजिक, मतलब ऐसा होता है कि 24 घंटे के बाद भी वो दिमाग में चलता ही रहता है, बिकॉज और 2 दिन तक गूंजता रहता है वो, क्योंकि हम 24 घंटा वही सुन रहे हैं, म्यूजिक के उसमें है। और गुरुजी 7 बजे जाते थे कभी सोने, 2 घंटा मुश्किल से सोते थे, फिर से आ जाते थे नीचे, फिर से बैठते थे। और उनका 24 घंटे का उपास होता है, वो कुछ नहीं खाते हैं। बाकी सब लोग, हम लोग लंच वगैरह कर रहे होते थे, लेकिन उनका 24 आवर्स का एकदम फास्टिंग रहता था। अभी थोड़ा हम लोग बोलते हैं उनको कि आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, या एकदम से फास्टिंग मत कीजिए, थोड़ा कुछ फ्रूट्स ले लीजिए, मानना नहीं चाहिए। अब इस साल भी 11 तारीख से है जन्माष्टमी। तो अभी कोरोना की वजह से मेरे ख्याल से ये साल थोड़ा अलग होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी भीड़ भाड़ इस साल शायद ठीक नहीं होगा। और गुरुजी का सेहत ध्यान में रखते हुए वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्क फॉर हिज हेल्थ। तो इस बार शायद काफी कम लोगों में ही होगा जरूर। ऑफ कोर्स म्यूजिक तो होगा ही, क्योंकि वो उनकी भक्ति है, उसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। और वो किसी भी साल वो किसी
मतलब किसी अलग इंटेंशन से तो करते नहीं थे, वो उनकी भक्ति थी। तो ही सेज कि वो तो रुकने वाली है नहीं, तो वो तो इस साल भी 24 घंटे म्यूजिक तो चलेगा ही, वो बजाएंगे ही, बट शायद पब्लिक के लिए इतना ओपन ना रहे। बट एट द सेम टाइम आई थिंक गुरुजी जो लोग आएंगे उनको रोकना भी नहीं करेगा, कोई मना भी नहीं। मेरे कामनाओं में है कि किसी साल में इस अवसर का साथ रहूं। ये मैंने उनसे कह रखा है कई साल पहले से, पर उसके मौके अभी तक नहीं आए। उस पूरे अनुभव को प्राप्त करना बहुत अद्भुत है। जैसे जो बहुत शीर्ष भरतनाट्यम की नृत्यांगना है गीता चंद्रन जी, तो वो मथुरा में, वृंदावन में बहुत प्रतिष्ठित मंदिर में सेवा देती रही है। तो मुझे हमेशा एक ललक रही कि मैं वहां पर उनको डांस करते हुए देखूं। तो वो मैंने फिर पिछले साल देखा, तो वो अद्भुत अवसर होता है। ये सब जो है, ये आपको वैसे स्वाभाविक रूप से किसी शहर या किसी स्टेज पर उस भक्ति भाव से की गई प्रस्तुति तो देखने को मिल ही नहीं सकती। लेकिन ये है कि ये एक अलग आयाम है, इसका साक्षी होना अपने आप में कम सौभाग्य की बात नहीं है। आप दोनों कितने वर्ष के थे जब उनके पास सीखने गए थे? फ्लूट आई थिंक प्रॉपरली जो शुरू किया वो भी एक स्टोरी है, क्योंकि मैं 10th स्टैंडर्ड में थी या 9th में थी जब हम लोग मुंबई आए थे और गुरुजी के पास जाने लगे। बिल्कुल मन नहीं था वहाँ पे जाने का, क्योंकि सिर्फ वो संडे की एक छुट्टी होती थी, उसमें भी हमारे पेरेंट्स लेके जाते थे, तो हम लोग नहीं जाना चाहते थे। तो मम्मी बोलती थी चलो बाहर क्लास के बाद चाइनीज खाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, ये तो ये सब ड्राइविंग होता था क्लास जाने के लिए। क्लास में जाके तो बाकी लोग बजाते थे, हम लोग तो कभी कभी सो जाते थे क्लास में जाके, क्योंकि हम तभी बिगनर्स थे और हमको ये लगता था कि गुरुजी कितना लंबा क्लास लेते हैं। तभी वो 3.5 घंटे का क्लास लेते थे, 4 घंटा। तो हम लोग तो फिर क्लास के बाद वो पूछते थे कि थोड़ा बजाओगे, आज बजाने का मूड है, कुछ पलटे सरगम वगैरह। वो बोलते थे नहीं बजाना। वैसे कर के वापस उन्होंने प्यार से वापस वही है कि उन्होंने बोला नहीं थोड़ा बजाओ, ये करके फिर हम लोग तो प्रॉपर्ली हम लोग टीनेजर्स, हाँ, तो मतलब हम लोग अबाउट बहुत छोटे भी नहीं थे, लेकिन प्रॉपर्ली हम लोगों ने शुरू किया जब हमारा वो शुरू हुआ तो अबाउट 16-17। और उसके पहले एक साल हम लोगों ने जो शुरू किया था, बांसुरी पे जो हाथ रखा था, वो पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी के यहाँ पे इलाहाबाद में। तो वो हमारे पापा के अच्छे मित्र थे। हम लोग तब हमारा पूरा परिवार इलाहाबाद में थे। हम लोग इलाहाबाद से हैं, तो पास रहते थे और वो अभी भी आ जाते थे हमारे घर पे। बहुत सिंपल इंसान थे। नहीं मारते थे वो, और जैसे ही वो घंटी सुनाई पड़ता था हम लोग को लगता था ओ गुरुजी आ गए, चलो। और वो आके बोलते थे लल्ली अभी तक सो रही हो, चलो उठो, ब्रश कर लो, बैठो, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वो आके लिटरली हम लोगों को, मतलब हम लोग का सौभाग्य रहा है कि हमारे गुरुओं ने ना हम दोनों को इतना प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। चाहे वो भोला गुरुजी थे और इतने, मतलब उनका नाम भी भोला था, वो खुद भी इतने भोले थे, सच्ची में इतने सिंपल इंसान थे, इतने प्यारे इंसान थे। उन लोगों की लाइफ में ना सिर्फ म्यूजिक रहता है और प्यार, बस, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। वो सिर्फ म्यूजिक समझते हैं और दिल भर के किसी को आशीर्वाद देते हैं और प्यार देते हैं और अपना म्यूजिक देते हैं, अच्छे से शेयर करते हैं। तो और गुरुजी का भी वही है, लाइक अच्छे से, बस वही है कि हम देने को तैयार हैं, आप जितना ले सकते हो ले लो। एक चीज बोलता है ना कि अगर हम इतना छोटा सा बर्तन ही लेके जा रहे हैं तो हम उसमें कितना भरेंगे, तो बड़ा बर्तन लेके जब जिसमें हम जितना चाहे हम भर सकें। तो वो उनका तो ज्ञान ऐसा है कि आप लोग, मैं यहाँ पे सागर है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। आप लोगों को जितना सीखना है या हम जितना हमारी कैपेसिटी है सीखने की, हम देने को तैयार हैं। आप लोग सीखो, रियाज करो। रियाज कोई किसी के लिए नहीं कर सकता, वो खुद को करना है, लेकिन हम सिखाना जो है वो हम आपको सिखाएंगे। तो हमारे भोला गुरुजी भी, उन्होंने भी हमको वैसे ही प्यार से सिखाया, गुरुजी ने भी हम लोग को उतने ही प्यार से सिखाया, और आज भी सिखा रहे हैं। आज भी हम लोग जाते हैं, अभी भी सीखते हैं, अभी भी लगता है कि कितना कुछ
कितना कुछ है सीखने का, कुछ भी नहीं सीखा है। कोई ऐसी सभा जिसकी याद करना चाहें? देश में अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजनों में आपका आना जाना हुआ, बहुत अच्छी आपके कार्यक्रम हुए। कोई ऐसी सभा जो आपको याद रह जाती हो किसी विशेष वजह से, जिसको आप शेयर करना चाहें यहाँ पर? वैसे तो सभी कार्यक्रम अपने आप में स्पेशल होते हैं, जैसे कि वापस गुरुजी का ही ये कहना है कि जब भी हम स्टेज पे जाएं, जब भी हम कोई भी कॉन्सर्ट बजाएं, तो हम उसको अपना पहला और आखिरी समझें, उसको इतना इम्पोर्टेंस उसको इतनी इम्पोर्टेंस दें कि वो उसको ऐसे ट्रीट करे कि यही हमारा पहला कॉन्सर्ट है और यही हमारा लास्ट कॉन्सर्ट है। सो टू बी एबल टू गिव इट आवर बेस्ट, तो ये इतनी वैल्यूएबल सोच है। बट ऑफ कोर्स जैसे कि बोलते हैं कि राग, रसोई, पगड़ी, ये सब हर दिन एक जैसी नहीं होती। तो सिमिलरली ऑफ कोर्स हर एक कॉन्सर्ट एक जैसा नहीं होता, और बहुत से फैक्टर्स होते हैं मतलब एक कॉन्सर्ट सक्सेसफुल मतलब हमारा अपना मूड, एम्बियंस, ऑडियंस बोलिए, सब कुछ, इतना सब कुछ, हर चीज का इतना इम्पोर्टेंस होता है। कॉन्सर्ट मेंशन के तो आई थिंक रीसेंट टाइम्स में हम लोग का हॉलैंड में जो कॉन्सर्ट था, मेरू कॉन्सर्ट, विच वाज वेरी स्पेशल, एंड ऑल्सो ऑडियंस ने भी उस कॉन्सर्ट को बहुत एंजॉय किया। तो हॉलैंड का कॉन्सर्ट था, फिर कैलगरी का कॉन्सर्ट था, सवाई गंधर्व इंडिया में हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। वहाँ का जो वातावरण था सवाई का, मुझे सच्ची में वहाँ पे ऐसा लगा कि कुछ तो वाइब्रेशंस है वहाँ पे। वो जो इतने सालों से वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है, और गुरुजी लोगों ने कब से बजाया है, सवाई कितने साल के हो गए, मतलब सवाई का जो है, हम लोग वो जो ह्यूज समुंदर जैसा ऑडियंस है वहाँ पे, और हम लोग जैसे स्टेज पे गए ना, तो एक पता नहीं अजीब सा वाइब्रेशन फील किया, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस था, और एक बहुत ही भक्तिमय, एक पुण्य, एक बहुत ही चार्ज अप वाइब्रेशन था वहाँ का। तो जैसे ही हम लोग ने वहाँ पे हम लोग बैठे और एक सुर लगाया, देखा माइक्रोफोन सेट, कुछ साउंड का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब वहाँ पे जो साउंड इंजीनियर्स भी हैं, वो लोग भी हर साल वही साउंड इंजीनियर्स रहते हैं, उनको पता है कि वोकल के लिए क्या चाहिए, फ्लूट के लिए क्या चाहिए, सरोद के लिए क्या चाहिए। तो हम जैसे ही गए, पूरा चीज हमको कुछ देखना ही नहीं पड़ा। उससे भी ज्यादा आई थिंक उस जगह की जो वाइब्रेशन है, ऑडियंस है। विलास जानवी जी हैं उदयपुर से, वो हमारे बड़े भाई भी हैं, और वहाँ का जो भारत सरकार का जोन है उसके अधिकारी रहे हैं। उन्होंने कहीं आपका प्रोग्राम वहाँ उदयपुर में शिल्पग्राम में शायद जी कभी बजाया होगा, वो उनको याद है। वहाँ प्रोग्राम ऑफिसर रहे हैं विलास जानवी, जब तो रिटायर हो गए, लेकिन बहुत अच्छे माइम के कलाकार हैं वो और उनकी धर्मपत्नी दोनों। और इस समय वो सब पूरे देश भर में माइम के वर्कशॉप भी लेते हैं। उनको ये उदयपुर में आपकी बांसुरी वादन, वो लिख रहे हैं वेरी इफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो ये तो बात बिल्कुल मानी जा सकती है। ये बात तो बिल्कुल मानी जा सकती है कि आप दोनों बहनें जो हैं वो गुरु के परम आशीर्वाद से इस गरिमा पर हैं और इस दक्षता पर है। तो आपको हमेशा खूब सारी शुभकामनाएं रहेंगी। ये हमारा समय, मुझे लगता है कि मैं चेक कर ले रहा हूँ, 6 मिनट करीब है अभी। तो अभी 4-5 मिनट में आप ये जरूर बताइए कि बांसुरी वादन के अलावा, ये तो आपका मतलब साधना हुई और ये आपकी अभिव्यक्ति का आयाम हुआ, लेकिन इसके अलावा आपकी रुचियां क्या हैं? रुचियां, मुझे गाने का बहुत शौक है। मैं थोड़ा बहुत, मेरे को ये एक चीज लाइफ में मैं मिस करती हूँ कि मैं इस फैमिली को बिलोंग करके, वोकलिस्ट फैमिली को बिलोंग करके, मैंने उस तरह से वोकल परस्यू नहीं किया। तो वो मेरे को, मैं वोकल जो है मैं कभी कभी रियाज कर
हूँ सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करती हूँ और किसी के लिए नहीं, अपने लिए। घर सुंदर करके सजाना और इनको बहुत ज्यादा ये क्राफ्ट्स बहुत सुंदर क्राफ्ट्स करना, ये सब इनको बहुत पसंद है। शी इज वेरी आर्टिस्ट, शी इज वेरी गुड विद ड्राइंग आल्सो। तो वो मेरी इच्छा है कि लाइफ में कभी मुझे समय मिले तो मैं उस चीज को अच्छे से सीखना चाहूंगी, ड्राइंग, पेंटिंग। और चलते चलते एक बात और ये कि संगीत जीवन में आया तो आप लोग महसूस करते हो कि अगर ये जीवन में ना होता तो क्या होता, और ये है तो क्या है, इस जीवन में क्या आपको दिया है स्पेशल? संगीत हमारे जीवन में है तो सब कुछ है, सच मायने में। मतलब आज की तारीख में हमारे लाइफ में कोई भी, हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव तो होता ही है, पर हमको लाइफ के हर उतार में यही महसूस होता है कि थैंक गॉड कि हमारे पास म्यूजिक है। मतलब म्यूजिक नहीं होता तो शायद वी वुड हैव बीन ब्रोकन, बट म्यूजिक है तो सब कुछ है। In short, music has taken care of us. Yeah. Definitely. In the worst of time and the lowest of time, both have gone through a lot. It has not been a very easy life for both of us. काफी लोगों को we feel very blessed and we feel so blessed to have music in our life. And जैसा कि दीदी, म्यूजिक में हम कल कहाँ पहुंचेंगे और आज कहाँ, उतनी मायने नहीं रखती। हमको ये लगता है कि ये पूरी बिता देना, उसमें क्या बुरा है। तो ये पूरी जिंदगी हम लोग सीखने में ही बिता दें, उसमें ही इतनी खुशी मिल रही। बहुत बहुत उदार सोच है, और ये ईश्वर करे हमेशा बना रहे। और इसी उदार सोच के साथ, इसी विलक्षण और गुणी वादन के साथ आप दोनों को ये संसार और दुनिया जानती रहे, बस इसी शुभकामना के साथ। आपका बहुत आभार कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा दोनों बहनें बनी। सभी सुनने वाले आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मित्र और हमारे भी प्यारे इंसान हैं, और मैं जितने लोगों को जानती हूँ, जो लोग आपको जानते हैं, वो सिर्फ यही बोलते हैं कि सुनील मिश्र जी बहुत प्यारे इंसान हैं। तो जो भी आपको जानते हैं या जो आपके संपर्क में है, वो जरूर आपके लिए कुछ भी करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। और आपने हमें याद किया, आप चाहते थे कि हम आए, तो हमारा सौभाग्य है। इट्स एब्सोल्युटली आवर प्लेजर। नहीं, इसको मैं अपना सौभाग्य कहूँगा, इस तरह से आपने कहा। लेकिन सच बात तो यही कि आप सब हैं तो फिर हम सब हैं। बोथ वेज। थैंक यू। नमस्कार। शुभकामनाएं।